नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम यूक्रेन को अमेरिकी झटके और बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ पिछली बैठक को बताया दुखद। कहा, ट्रंप के नेतृत्व में शांति समझौते के लिए काम करने के लिए हैं तैयार। अमेरिका द्वारा सैन्य सहायता रोकने के बाद आई प्रतिक्रिया। रूस ने यूक्रेनी सहायता रोकने का किया स्वागत। शांति की दिशा में बताया अहम कदम। अपनी सुरक्षा में जुटा यूरोप। ईयू का रक्षा उद्योग और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 800 अरब यूरो का प्रस्ताव। चीन पर अतिरिक्त टैरिफ पर बीजिंग की जवाबी कार्रवाई। अमेरिका से आयातित सामान पर लगाया 15% अतिरिक्त शुल्क। कनाडा और मेक्सिको पर लगा 25% कर आज से हुआ लागू। अरब शिखर सम्मेलन में गाजा के भविष्य पर माथापच्ची जारी। मिस्र ने गाजा पुनर्निर्माण का खाका किया पेश। युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण से पहले इजराइल की हमास से सभी बंदियों को रिहा करने की मांग। सर्बियाई संसद में विपक्षी सांसदों का हंगामा। सरकार की नीतियों के विरोध में विपक्षी नेताओं ने सदन में फेंके आंसू गैस के गोले। सांसदों के बीच हुई हाथापाई। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप और यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। हालांकि यूरोप की ओर से यूक्रेन को सहायता मिल रही है, लेकिन अमेरिकी मदद के सामने यूक्रेन के लिए यह मदद नाकाफी है। अमेरिका के इस कदम से रूस यूक्रेन युद्ध के पूरे समीकरण बदल गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की जंग में बने रहने की संभावनाओं पर आखिरी कील ठोक दी है। सोमवार को अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता को तत्काल प्रभाव से अस्थायी तौर पर रोक दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि संकट का समाधान निकालने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सहायता रोककर इसकी समीक्षा की जा रही है। जहां रूस ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं कई यूरोपीय देशों ने इसका जोरदार खंडन किया है। व्हाइट हाउस ने ज़ेलेंस्की के साथ हुई तीखी बहस के बाद से ही यूरोपीय देश उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप के इस फैसले ने यूरोपीय एकजुटता को और मजबूत कर दिया है। अमेरिकी मदद के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपीय संघ की प्रमुख ने यूक्रेन के लिए 800 अरब यूरो की योजना का प्रस्ताव रखा है। हालांकि सवाल यही है कि क्या ये अमेरिकी सहायता की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। अगर सभी देश इस पर सहमत भी हो जाते हैं, तब भी ये कह पाना मुश्किल है कि यूक्रेन को वो सभी उपकरण जैसे प्रीडेटर वायु रक्षा प्रणाली और गोला बारूद उपलब्ध कराए जा सकते हैं जो अमेरिका करता आया है। इस बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका देश हर हाल में अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखना चाहता है। डेनिस शैमुएल ने कहा कि एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है जो अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों के भंडार तक पहुंच प्रदान करेगा। लेकिन ट्रंप के इस कदम से रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का करारा जवाब देने वाली एकमात्र प्रणाली पैट्रियट्स के मरम्मत और रखरखाव पर सवालिया निशान लग गए हैं। हालांकि यूक्रेन अपनी सेना को हर परिस्थिति में हर संभव उपकरण उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है। बदलते घटनाक्रम के बीच फ्रांस के खतरनाक मिराज लड़ाकू विमानों ने पहली बार यूक्रेन के आसमान पर दहाड़ लगानी शुरू कर दी है। यूक्रेन को इसी साल फरवरी की शुरुआत में फ्रांस से पहला मिराज 2000 F5 जेट हासिल हुआ था। ये कीव की मजबूत हवाई क्षमता में बदलाव के संकेत देते हैं। इस जेट को यूक्रेनी पायलट ने उड़ाया जो 2024 के मध्य से फ्रांस में प्रशिक्षण ले रहे थे। उधर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि सहायता निलंबित करने के अमेरिकी निर्णय ने यूरोप, यूक्रेन, पोलैंड को और अधिक कठिन स्थिति में डाल दिया है।
और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो यही है कि पिछले 2-3 दिन में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, अभी कुछ ही देर पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से एक स्टेटमेंट आया है एक्स पर, जिसमें कहीं ना कहीं उनका रुख नरम दिख रहा है। वो आने वाले दिनों में शांति की भी बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर था कहीं ना कहीं काम कर रहा है? चंद्रशेखर जी, प्रेशर बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कदम अब जेलेंस्की उठा रहे हैं उनके लिए एक्चुअली गेम ओवर है। एक तरह से उसका कोई ज़्यादा असर होने नहीं वाला, क्योंकि अगर हम देखें कि एक तरह से सैन्य जो सामान है उस पर रोक लगा दी गई है, और जो हम देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कई लोग, कई दिग्गज जो उनके सहायक हैं, वो कह रहे हैं कि जेलेंस्की को एग्जाइल में जाना चाहिए अब, ये मुल्क छोड़ के। और एक तरह से जो यूरोपीय समर्थक हैं जेलेंस्की के, उसके ऊपर भी कड़े बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका होल्ड्स द की। अगर अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर ये इसको सपोर्ट ना मिले जेलेंस्की गवर्नमेंट को, तो यूरोपीय उसके लिए वो बैलेंस नहीं कर सकते। और बल्कि तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। एक डीप नेटो अलायंस एक तरह से ब्रीच्ड है। ये एक नई अलायंस सामने नजर आ रही है, वो है अमेरिका और रूस की। क्योंकि जहां इन्होंने, अमेरिका ने रोके हैं अपने हथियार वगैरह और बाकी सपोर्ट और बयान दिए हैं, तो रूस ने अपनी कार्रवाई साथ साथ ही बढ़ा दी है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये अमेरिका और रूस मिलके इसको वाइंड अप, मिलिटरीली वाइंड अप करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, और इसमें अलग थलग होंगे तो यूरोप और जेलेंस्की। अतुल जी, इस सब के बीच जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से लगातार बयान इसको लेकर के आते रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उनका ये कहना है कि जो वहाँ पर शांति नहीं चाहता उसको वहाँ पर रहने का ही कोई अधिकार नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं अगर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नरम नहीं पड़ते हैं और अमेरिका की बात नहीं मानते हैं, तो क्या वो ज़्यादा समय तक अपनी पोजीशन पर रह पाएंगे यूक्रेन में? मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक वो रह पाएंगे, क्योंकि अगर सैनिकी जो हमला हो रहा है रूस की तरफ से और तीव्र होता है, हम अगर आप सोचें कि कीव के अंदर अटैक्स शुरू हो रहे हैं और सेंसिटिव एरियाज में अगर अटैक्स फिर से शुरू हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के जब पूरे प्रहार के सामने जेलेंस्की टिक सकते हैं। यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा इस टाइम पे, क्योंकि यूरोप के पास इतनी ऑर्गेनाइजेशनल ताकत ही नहीं है। यहाँ पर अमेरिका सबसे बड़ा एक तरह से कोर है। तो मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की इसको ज़्यादा झेल पाएंगे। और मुझे जो लग रहा है कि एक रेजीम चेंज, सेकंड रेजीम चेंज होने वाला है यूक्रेन के अंदर। पहली रेजीम चेंज 2014 में हुई थी, जब यानुकोविच, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया था, उसके लीडर को भागना पड़ा था रूस। मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद अब 2025 में एक सेकंड रेवोल्यूशन, सेकंड रेजीम चेंज हो रहा है, होने की स्थिति में है इस वक्त यूक्रेन। तो उसमें जेलेंस्की, मुझे लगता है कि वो अब उनका खेल खत्म हो चुका है। और एक नए लीडर कौन आते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है, वो घटनाक्रम में हम जा सकते हैं। अभी थोड़ा इस वक्त क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस स्ट्रांग है, तो यूरोप के देश बहुत समर्थन दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी एक रियलिटी चेक आएगा बहुत जल्द। जब ये जो यूरोप का समर्थन है, जो हम देख रहे हैं कि यूरोप बिल्कुल एकदम लामबंद होकर खड़ा हो गया है जेलेंस्की के पीछे। लंदन में जो बैठक हुई थी हमने भी वहाँ पर देखा। ये क्या, कितना काम करेगा ये अमेरिका के सामने? ये नहीं काम करेगा चंद्रशेखर जी। ये बहुत पुराना इनर्शिया है कि हम यूरोप हैं, हमारी ट्रेडिशन रही है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो डिपेंडेंस है यूरोप की अमेरिका के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। अगर अमेरिका चाहे तो इतनी ज़्यादा वो उसको पूरी तरह से लीवरेज कर सकता है यूएस की, जो यूरोप की डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, चाहे हथियार का हो, टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशंस हो, नेटवर्क्स हो, वो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूरोप के लिए भी एक ये रियलिटी चेक आने वाला है। जेलेंस्की के लिए तो ऑलरेडी आ चुका है, और यूरोप के लिए भी आएगा। आगे कुछ दिनों में हमें इसको सामने देखेंगे। और मुझे लगता है ये जो डिफैक्टो अलायंस है,
जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बन रही है ये ज़्यादा घनिष्ठ होगी। और जो सऊदी अरेबिया में एक टाइम आएगा, बहुत मुझे लगता है बहुत उसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, एक बैठक इनकी होगी ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की, जिसके आगे का घटनाक्रम जो है ये दो देश डिसाइड करेंगे, यूरोप नहीं। ठीक है अतुल जी, ये तो रही रूस यूक्रेन युद्ध की बात और जिस तरह का माहौल वहाँ पर बन रहा है, कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा दबाव में वहाँ पर आ चुके हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में एक कोई संधि भी हो जाए इस दबाव के बाद। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हम इसको देखें तो जिस तरह से जो आप बता रहे हैं कि अमेरिका और रूस का एक नया अलायंस बन रहा है, चाइना कितना बड़ा इसमें फैक्टर है? क्योंकि बहुत पहले से अमेरिका के अंदर में एक लॉबी थी जो ये कहती थी कि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है उसमें कहीं ना कहीं रूस और चाइना बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा फैक्टर है? ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि अभी तक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नीति थी, उसके पहले बल्कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो डेमोक्रेट्स थे, तो उसके कारण क्योंकि चीन और रूस के ऊपर दोनों के ऊपर दबाव था, तो ये दो देश जो यूरेशिया के सबसे बड़े देश हैं ये एक साथ आ गए थे। अगर अब रूस और अमेरिका साथ आते हैं, और अमेरिका का रवैया चीन की तरफ हमें पता है एक तरह से इस वक्त नेगेटिव है, तो उसमें भी एक तरह से कुछ तो रीअलाइनमेंट होगी रूस और चीन के संबंधों के बीच में भी। मुझे लगता है कि रूस जो है बैलेंस करेगा अमेरिका और चाइना को, अभी तक नहीं कर रहा था, वो बैलेंस करना पड़ेगा। और आगे जाके जब चीन पे दबाव और बढ़ेगा, तब रूस एक अच्छी पोजीशन में होगा एक मीडिएटर के रूप में। लेकिन अगर हम अभी बिग पिक्चर देखें तो जो इक्वेशन रूस और चाइना की आज की स्थिति में है या एक हफ्ते पहले की स्थिति है, उसमें ऑब्जेक्टिवली एक बदलाव आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो मैं दरार का वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन एक रीस्ट्रक्चर तो होगी इक्वेशन, क्योंकि चीन के ऊपर दबाव अमेरिका ने डालना ही डालना है। वो कई फ्लैंक से आएगा, डायरेक्टली ट्रेड वॉर वगैरह उस तरफ से, और दूसरी तरफ से वो रूस को भी एक तरह से एक बातचीत होगी कि आपके जो संबंध चाइना के साथ है उसके ऊपर एक बार फिर से आप उसको रिव्यू करें। इतना जाएगा ही अमेरिका का जो एक तरह से प्रेशर तो नहीं कहेंगे, एक तरह से सुझाव कह सकते हैं, जो डायलॉग होगा रशिया और यूएस के बीच में, उसमें चीन एक फैक्टर, एक तरह का एजेंडा पॉइंट तो जरूर होने वाला है। ठीक है अतुल जी, अब हम अपने मुख्य विषय पर वापस लौटते हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे, जिस तरह से जो बातचीत हो रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, विभिन्न जो बैठकें हो रही हैं, सवाल ये उठता है कि हर कोई चाहता है दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुक जाए। कब तक ये रुक सकता है और कैसे रुक सकता है और क्या कुछ डील हो सकती है? देखिए, वो रुकने वाला तो वो एंड गेम में तो हम आ चुके हैं। अब बात आती है कितने दिन और चलेगा। थोड़ा मुश्किल है इसको स्पेकुलेट करना एग्जैक्टली कितने दिन, लेकिन जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम हो रहा है और चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बहुत जल्द ये इसके ऊपर एक तरह से डेफिनेटिव मोमेंट आएगा। कैसे होगा, आपका जो दूसरा सवाल है, एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो हथियार और जो सपोर्ट, अगर कम्युनिकेशन वगैरह की सपोर्ट भी बंद कर दी, सैटेलाइट पिक्चर्स, इंटेलिजेंस वगैरह की, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा उसमें मुकाबला नहीं कर पाएगा यूक्रेन फिर रशिया का। और ऊपर से रशिया के जो अटैक्स हैं वो और तीव्र होते जा रहे हैं। एयर सुपीरियोरिटी पूरी हो गई है अब रशिया की इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि जवाबी कार्रवाई कर नहीं पाएगा यूक्रेन बिना यूएस के सपोर्ट के। तो मुझे लगता है बैटल फ्रंट पे भी ये जब तक ओडेसा के पास पहुंच रहे हैं, ये जो रूसी सेना है, आज ओडेसा पे भी अटैक हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ उसी ज्योग्राफी तक रूस जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कीव तक उनको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एरिया जो है, ये जो सीमा है रूस की, उसके साथ लगता है वहाँ पर रूसी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको सिक्योर करेगा रूस। और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर एक नई स्थिति बनेगी, एक नया पॉइंट आएगा भी, एक यूक्रेन के जो भी नेता है ज़ेलेंस्की या उसके बाद कुछ और, कि अब आप डील करें। अब इसमें समय कितना लग सकता है, ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, लेकिन एंड गेम हम इतना कह सकते हैं चंद्रशेखर जी कि ये अब शुरू हो गई है। उसका एक फाइनल दौर इस युद्ध का जो है हम सामने देख रहे हैं, और मुझे लगता है जल्दी ये रैप अप भी हो जाएगा। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गुड गुड। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम चलते हैं। बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ देश में जल्द चुनाव कराने की मांग उठ रही है, कानून व्यवस्था की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। देश में कट्टरपंथी ताकतें लगातार मजबूत होती जा रही हैं। इस सब के बीच भारत को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विचारों में कुछ परिवर्तन भी देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद से ही मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ संबंधों को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब उनके रुख बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है और ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमारे बीच इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि हम इससे विचलित नहीं हो सकते हैं। भारत के साथ संबंधों पर यूनुस की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मुख्य विपक्षी दल BNP शीघ्र संसदीय चुनाव कराने की मांग कर रही है। जानकार मानते हैं कि यूनुस को जमीनी हकीकत समझने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यूनुस को देश की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था में बड़ा कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। उनका दावा है कि स्थिति पहले की तरह ही है, हालांकि वास्तविकता इसके बिल्कुल परे है। जबकि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सेना प्रमुख भी चिंता जता चुके हैं। वे कह चुके हैं कि देश संकट में है। उन्होंने इसके लिए राजनीतिक उथल पुथल को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने समाज में लगातार गहराती खाई और हिंसा से बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ने की चेतावनी भी दे डाली थी। यूनुस भी इससे किसी हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए वे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को जिम्मेदार मानते हैं। जबकि जानकार सेना प्रमुख के इशारे को यूनुस प्रशासन की ओर जोड़कर देख रहे हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में राजधानी में लूटपाट, हमले और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके बाद हसीना का विरोध करने वाले युवा पूछ रहे हैं कि ये सब किस लिए था। देश में फैली अराजकता का शिकार वे छात्र भी हो रहे हैं जो शेख हसीना के तख्तापलट में शामिल थे। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने में विफल रहने के कारण गृह मंत्रालय में सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी की इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। अकेले जनवरी 2025 में लूटपाट और डकैती के 242 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 6 सालों में सबसे अधिक है। यूनुस प्रशासन के दौर में कट्टरपंथी ताकतें तेजी से मजबूत हुई हैं। इसी कट्टरता का शिकार सिगरेट पीने वाली महिलाओं को भी होना पड़ा है। भीड़ उन पर टूट पड़ी। जब ये मामला जहांगीर आलम चौधरी के सामने उठाया गया तो उन्होंने भी मामले का एक पक्ष ही पेश कर इसे रफा दफा करने की कोशिश की। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम बांग्लादेश पे ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ अंतर आप देखते हैं? एक तो वहाँ पर जिस तरह से एक नया राजनीतिक दल वहाँ पर छात्रों ने बनाया है, उसके अलावा कानून व्यवस्था की हालत वहाँ पर काफ़ी ख़राब है, कट्टरपंथी ताकतें बढ़ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, जितने भी कई डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हो रही हैं, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो सेना प्रमुख हैं वकार, जनरल वकार, उनका जो स्टेटमेंट आया है वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी है कि स्थिति बहुत गंभीर है और उनकी मिशन है कि इसको ठीक ठाक करके फिर पद से हट जाना।
कुछ वर्ड्स टू दैट इफेक्ट उन्होंने बात की है। तो अगर इसको गहराई से देखें तो उन्होंने, मुझे लगता है कि एक उसमें कू या मिलिट्री टेक ओवर की एक धमकी भी है। और ये बहुत बड़ी एक तरह से बात है कि पूरी तरह से इस वक्त जो है दबाव यूनस सरकार पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और तभी यूनस सरकार के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कुछ और आ रहे हैं। अब भारत के प्रति भी स्टेटमेंट आए हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रेशर जो आ रहा है वो मिलिट्री के ऊपर आ रहा है। अब हमें देखना है कि मिलिट्री में इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल वकार के साथ कोर कमांडर्स कितने हैं, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मिलिट्री एकजुट है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नोटिस ये और प्रेशर पॉइंट बना है मोहम्मद यूनुस के ऊपर। और मोहम्मद यूनुस की एक दूसरी बात है कि कट्टरपंथी जो है वो सिर्फ बांग्लादेश, एक तो जमात इस्लामी सबसे बड़ा एक तरह से ट्रेडिशनल इस्लामिस्ट सेंटर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो इंटरनेशनल टेररिज्म की जो संस्थाएं हैं एक तरह से, या तंजीम कहें, वो भी बांग्लादेश में घुस गई हैं, हिजबुत तहरीर वगैरह, ये सारे हिफाजत बांग्लादेश की, लेकिन और भी जो इंटरनेशनल टेरर ग्रुप से जुड़ी हुई जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बांग्लादेश में आ चुकी हैं। तो रेडिकलाइजेशन इस वक्त बांग्लादेश का अगर आप बदलाव देखें तो और ज्यादा बढ़ चुका है, और उस रेडिकलाइजेशन का नतीजा ये हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो रहा है, विद्रोह होना शुरू हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से। तो एक तरह से पूरी तरह से केओटिक स्थिति इस वक्त हो चुकी है, और मुझे लगता है कि जो पकड़ है सत्ता के ऊपर मोहम्मद यूनुस की वो कमज़ोर होती जा रही है। फिर से मैं दोहराऊंगा कि सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन हमें देखना इस वक्त है वो है बांग्लादेश की मिलिट्री में क्या क्या एवोल्यूशन आगे आते हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स आने लगे हैं, एडवर्टीजमेंट तो नहीं, अगर आप ट्विटर या फेसबुक में देखें कुछ तस्वीरें आ रही हैं और शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं जनरल वकार के टारगेट प्रैक्टिसिंग करते हुए, एक तरह से बड़ा मैचो इमेज देते हुए। तो मुझे बड़ी दिलचस्प सी लग रही है कि उधर किस तरफ वो जाएगा। और आई थिंक फाइनल बात यह है कि शेख हसीना अवामी लीग के अंदर भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि फिर से एक तरह से जज्बा थोड़ा जागा है कि प्रदर्शन जो स्टूडेंट विंग है वो बाहर आके अब करना शुरू किया है। और शेख हसीना ने खुद पिछले 2 हफ्ते के अंदर अपने वीडियोस खूब जारी किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो अवामी लीग को एड्रेस कर रहे हैं। अभी वहाँ पर एक ऑपरेशन सर्च लाइट जो एक तरह से कत्लेआम हुआ था जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया था बांग्लादेश में, उसकी एनिवर्सरी आ रही है। तो मुझे लगता है एक फ्लैश पॉइंट उसकी तरफ भी जा रहा है। ऑपरेशन सर्च लाइट की जो एनिवर्सरी आएगी, हो सकता है उस दिशा में भी जो कुछ कार्रवाई हो रही है उस दिशा में भी जा रही हो, और एक और चुनौती बनेगी ये मोहम्मद यूनुस के लिए। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन दोनों ही विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। अभी हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका द्वारा चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर चीन ने कड़ा जवाब दिया है। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त 15% टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा चीन ने 25 अमेरिकी कंपनियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए निर्यात और निवेश प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन की ओर से कहा गया है कि अमेरिका से आयातित चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। चीन ने अमेरिकी चिकित्सा उपकरण निर्माता इल्यूमिना से जेनेटिक सीक्वेंसर के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिको और कनाडा से आयात पर नए 25% टैरिफ मंगलवार को प्रभावी हो गए। साथ ही चीनी सामानों पर शुल्क को दोगुना कर 20% कर दिया गया है। चीन और दूसरे देशों के साथ अमेरिका के बढ़ते व्यापार युद्ध का असर शेयर बाजारों में भी दिख रहा है। दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में इसका भारी असर देखा गया। गाजा के पुनर्निर्माण और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रिविएरा प्लान के विकल्प के रूप में मिस्र की योजना पर चर्चा करने के लिए कायरो में अरब देशों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि मिस्र की गाजा योजना ये सुनिश्चित करेगी कि फिलिस्तीनी अपनी भूमि पर बने रहें। जर्मनी में कंजर्वेटिव दलों और सोशल डेमोक्रेट्स के बीच सरकार बनाने के लिए गठबंधन करने को लेकर बातचीत हुई। चुनाव में विजयी हुआ फ्रेडरिक मर्ज का गठबंधन ईस्टर तक तीसरे नंबर पर रही चांसलर ओलाफ सोल्ज की एसपीडी के साथ गठबंधन करना चाहता है। सर्बिया की संसद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए संसद के अंदर स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले फेंके। इस कारण एक सांसद को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार युद्धग्रस्त सूडान में 2024 की शुरुआत से लड़कों सहित कम से कम 221 बच्चों के साथ हथियारबंद लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जीवित बचे बच्चों में 66% लड़कियां और बाकी लड़के हैं। सऊदी अरब लेबनानी आयात को फिर से शुरू करने और अपने नागरिकों के लेबनान जाने पर प्रतिबंध की समीक्षा करेगा। ये घोषणा लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के बाद संयुक्त बयान में की गई। बोलीविया में ओरुरो और पोटीसी शहरों के बीच स्थित हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर में 31 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले बोलीविया में शनिवार को भी एक भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 39 लोग घायल हो गए थे।